यहाँ तक की ब्रीफिंग क्लियर हुई सभी को? यस सर। अगला यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि इसने 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराई। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराई। देखिए अभी तक मेरे देश में इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुला है। इंजीनियरिंग कॉलेज मेरे देश में नहीं खुले हैं। मेरे देश में अभी तक संस्कृत कॉलेज खुल चुके हैं। मेरे देश में अभी तक मदरसा खुल चुके हैं। ये सब खुल चुके हैं। लेकिन जहाँ प्रोफेशनलिज्म की बात आती है, प्रोफेशनल डिग्री की, तो जो इंजीनियरिंग है, जो मेडिकल है, प्रोफेशनल डिग्री हम कहते हैं। तो भारत में इंजीनियरिंग कॉलेज से पहले मेडिकल कॉलेज खुला था 1835 में, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज। अभी हमारे देश में यूनिवर्सिटीज नहीं खुली हैं जिसमें कई सारे कोर्सेस होंगे। वो यूनिवर्सिटी कब खुलेंगी वो मैं बताऊंगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, मेडिकल कॉलेज, देश का पहला मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में खोला गया था इसके टेन्योर में। आप भले साल भूल जाओ लेकिन ध्यान रखना कि कलकत्ता मेडिकल कॉलेज विलियम बेंटिक के समय खोला गया था। संस्कृत कॉलेज कहाँ खुला है, कोई मुझे बताएगा? संस्कृत विश्व जो विद्यालय है वो कहाँ खुला हुआ है? बनारस। मदरसा कहाँ खुला हुआ है? बनारस। बढ़िया, संस्कृत बनारस। मदरसा कहाँ खुला है? कलकत्ता। कोलकाता। बढ़िया, ठीक है। तो ये थोड़ा ये स्टैटिक चीज ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि ये हमारे देश में अब आप खुद सोचिए, अगर ये मेडिकल कॉलेज खुल रहा है तो यहाँ पे पूरी एजुकेशन कैसी होगी? अंग्रेजी की होगी, ठीक है। फिर ये इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोलेंगे। हमारे देश में सबसे जो पुराना आईआईटी है उसे कहते हैं आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की, और आईआईटी रुड़की जो है वो अंग्रेजों ने खोला है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने खोला था। ज्यादा प्रिसाइसली बोलूंगा तो ये कब खुला था मैं बताऊंगा बाद में। तो मुझे अपना ध्यान रखिए कि इसने मैकॉले कमेटी की स्थापना करवा दी है, और उसने ये बोला था कि इंग्लिश एजुकेशन कंपलसरी होनी चाहिए। उसके लिए उसने बहुत सारे सुझाव भी दिए थे। इसके समय पे एक मेडिकल कॉलेज खोला गया था जो कहाँ खुला था? कलकत्ता में खुला था, ठीक है। तो ये इसके एजुकेशनल रिफॉर्म्स में आएंगे। अब इसकी फाइनेंशियल रिफॉर्म्स देख लेते हैं कि वित्तीय सुधार इसने क्या क्या किए थे, ठीक है। हम लोगों ने अभी तक सामाजिक सुधार देख लिए हैं, हमने इसके जुडिशियल रिफॉर्म्स देख लिए हैं, और हमने इसके एजुकेशनल रिफॉर्म्स देख लिए हैं विलियम बेंटिक की। अब हम देख रहे हैं वित्तीय रिफॉर्म्स, ठीक है। तो इसने डबल भत्ता सिस्टम, भत्ता भत्ता जैसे आप लोग सुनते होंगे ना कि जब आप लोग सरकारी कर्मचारी ऑफिसर्स बनेंगे तो आपको वेतन भी मिलेगा, साथ में भत्ता मिलेगा। वेतन तो फिक्स होता है, भत्ता वेरिएबल होता है। भत्ता मतलब होता है अलाउंसेस। अलाउंसेस तो मैंने बताया था कि विलियम बेंटिक ने जहां भी पैसे बचाने की गुंजाइश थी वहां उसने पैसे बचाए थे, क्योंकि इसके पहले हमने देखा था कि जो म्यांमार वॉर हुआ था, एंग्लो बर्मा वॉर हुआ था पहला वाला 1826 वाला, जिसमें इनको काफी खर्चा हो गया था। तो ये पैसे बचाने के जुगाड़ में था। उस समय तक जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज और ऑफिसर्स थे उनको सैलरी तो मिलती थी। सैलरी मतलब उनको जो बेसिक है वो तो मिलता था, साथ में उनको अलाउंसेस मिलता था। साथ में उनको अलाउंसेस मिलता था। वो अलाउंसेस उनको डबल मिलता था। मान लीजिए किसी की बेसिक सैलरी है 100 रुपए और उसके अलाउंसेस है 10 रुपए, तो उसकी टोटल सैलरी कितनी हुई? 110 रुपए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, बेसिक सैलरी 10 रुपए 100 रुपए थी, अलाउंसेस उसको मिलते थे 20 रुपए। क्योंकि इसलिए 20 रुपए मिलते थे क्योंकि भाई ये जो लोग हैं ये अपना घर परिवार छोड़ के काम करने आए हैं। बहुत सारे लोग ब्रिटेन से यहाँ काम करने आए थे, तो उनकी जो सैलरी है वो उनको अट्रैक्टिव लगे, इसलिए इनको डबल भत्ता सिस्टम दिया जा रहा था। और आपको शायद ध्यान होगा जब कॉर्नवालिस आया था तो उसने देखा था हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, करप्शन बहुत ज्यादा है। तो उसने बोला था भाई मैं तुम लोगों की सैलरी बढ़ा देता हूँ लेकिन करप्शन बंद करो। तो कॉर्नवालिस ने पैसा बढ़ाया था। ये डबल भत्ता वहीं से आ रहा था कि जो उनको अलाउंसेस मिल रहे हैं वो दुगने मिल रहे थे। तो इसने बोला भाई डबल भत्ता नहीं मिलेगा, 20 के बजाय 10 रुपए मिलेगा। तो मोटी सी बात है, डबल भत्ता शुरू किसने किया? कॉर्नवालिस ने, ठीक है। इसको बंद किसने किया? बेंटिक ने। कॉर्नवालिस शुरू शुरू क्यों किया था? वो चाहता था कि जो करप्शन हो रहा था उस करप्शन को बंद कर दिया जाए और लोगों की वेतन बढ़ा दीजिए। जैसे आप लोगों ने गौर किया होगा जो बैंक के एम्प्लॉयज है उनका वेतन बहुत अच्छा होता है। अच्छा मतलब ठीक होता है, क्योंकि इसलिए दिया जाता है उनको ठीक ठाक पैसा कि भैया आप पैसे की दुकान में बैठे हो, अगर आपको ढंग से पैसा नहीं मिलेगा तो वो हो सकता है आप बैंक में ही फ्रॉड कर दो। कोई आप पैसा जमा कराने आ रहा है 50,000 रुपए, आप उससे 50 ले रहे हो, एंट्री कर रहे हो 45,000 की, और वो बेचारा अनपढ़ आदमी कभी एंट्री चेक ही नहीं करता अपनी। तो आप ऐसे घोटाले ना करो, आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हो और आप ऐसे घोटाले ना करो। इसलिए बैंक की एम्प्लॉयज की जो सैलरी होती है वो डिसेंट होती है। डिसेंट मतलब अगर बैंक का क्लर्क है तो वो कम से कम 35,000 रुपए पा रहा है,
वहीं हो सकता है FCI का क्लर्क हो या नॉर्मल क्लर्क हो, उसकी सैलरी 19,000 रुपए है। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि भैया आप बैठे कहाँ हो, फाइनेंशियल चीज में बैठे हो, आप दिन भर पैसा गिनने वाला काम कर रहे हो, कल को आप घोटाला ना करो। तो कॉर्नवालिस ने यही सोच के बोला भाई तुम लोग टैक्स इकट्ठा करके लाते हो और टैक्स में तुम लोग घपलेबाजी करते थे, क्योंकि इनको दीवानी सिस्टम, दीवानी राइट्स इनके पास थे, तो इसने इनका वेतन बढ़ाया था। और बेंटिक ने बोला भाई हम बर्बाद हो गए हैं, फर्स्ट एंग्लो मर्मा जो बर्मा वॉर है उसमें हमें ज्यादा क्षति हुई है पैसे की, भले हमने एरिया जीता लेकिन हमारा पैसा खर्च हो गया बहुत सारा, इसलिए मुझे फाइनेंशियल कंपल्शन रखना पड़ेगा, मुझे थोड़े पैसे बचाने पड़ेंगे, इसलिए इसने भत्ता का सिस्टम खत्म किया। मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ किस तरह इनकी जो स्थिति थी वो चेंज हो रही है। कॉर्नवालिस पैसे दे रहा था, बेंटिक पैसे छीन रहा है, यही बात यहाँ पे है कि उसने इनका वेतन भी कम कर दिया। ये भी लिखा है वो सब, ये बात है ना, कॉर्नवालिस ने बढ़ाया था और क्यों बढ़ाया था ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसने प्रोविंशियल कोर्ट जो थी, जो प्रांत में कोर्ट थी, उनको उनको उसने हटा दिया। अभी हमने देखा था बेंटिक ने 4 सर्किट कोर्ट थी उसको हटा दिया। इसने प्रोविंशियल यानी प्रांतों में जो कोर्ट थी इनको हटा दिया। इसने क्या किया भाई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है आपकी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप जाइए तो जो सदर दीवानी सदर निजामत है वहां चले आइए, और इसके ऊपर अगर आपको जाना है तो सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। बीच में बहुत सारी जो कोर्ट बनी थी ना इनको खत्म करिए। तो ये इसके जुडिशियल रिफॉर्म्स में भी हम डाल सकते हैं कि जो बेंटिक है उसने प्रांतीय कोर्टों को भी खत्म किया और सर्किट कोर्ट को भी खत्म किया। सारा खेल वही है, इसको अपने खर्चे बचाने थे, इसको खर्चे बचाने थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को मुनाफे वाली कंपनी बनाना था और खर्चे कम करने थे, इसलिए सारा ये काम कर रहा था। ये जो पेज आपको दिख रहा है ये क्लियर है सभी को, इसकी ब्रीफिंग? यस सर। यस सर। ठीक है, ये लाइन तो बड़ी पुरानी लाइन है कि महालवारी सिस्टम इसके समय इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, महालवारी क्या है, रैयतवारी क्या है, परमानेंट सेटलमेंट क्या है, ये सब हम लोग क्लियर कर चुके हैं। महालवारी सिस्टम थर्ड पॉइंट फिर से बता दीजिए। देखो तीसरे पॉइंट में ये कहा गया था बेंटिक के बारे में, हमने देखा कि इसको पैसे बचाने थे, इसको ऊपर से आदेश आए थे भाई खर्चा कम करो यहाँ पे। तो बेंटिक ने 4 जो सर्किट कोर्ट थी, 4 सर्किट कोर्ट, इसको बेंटिक ने क्या किया था, बंद करवा दिया था। बेंटिक ने जो प्रांतीय कोर्ट बनी थी, प्रांतीय मतलब प्रोविंशियल, प्रोविंसेस, उस समय अगर हम देखें तो आगरा एक प्रोविंस था, बंगाल एक प्रोविंस था, मद्रास एक प्रोविंस था, अवध एक प्रोविंस था, मतलब प्रांत मतलब आज का स्टेट जैसे आप समझ ले। तो प्रांतों में भी कोर्ट हुआ करती थी, प्रांतीय कोर्ट होती थी। तो ये जो विलियम बेंटिक ने इसने इसको भी बंद कर दिया। इसका ये कॉन्सेप्ट था कि भाई आपके पास जिला कोर्ट है, जिला कोर्ट से ऊपर आपके पास सदर और दीवानी सदर निजामत कोर्ट है, उसके ऊपर आपके पास सुप्रीम कोर्ट है। जैसा आज का मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है वैसे इसने बना दिया कि भैया ऐसे आप जाइए ऊपर अपने केस का जो पैरवी करवाते रहिए। कि बीच में जो एक्स्ट्रा सर्किट कोर्ट खोली थी, कोई मुझे बताएगा सर्किट कोर्ट किसने खोली थी? सर कौन बोले इसमें? बहुत बढ़िया, सी फॉर सर्किट, सी फॉर कॉर्नवालिस। ठीक है, तो कॉर्नवालिस ने पगार बढ़ाई, इसने पगार कम कर दी। कॉर्नवालिस ने सर्किट कोर्ट खोला, इसने सर्किट कोर्ट बंद कर दिया। ठीक है, और प्रांतीय कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है तो वॉरेन हेस्टिंग के समय से चला आ रहा है। तो ये है, इसने कुल मिला के सारा खेल इसका ये था कि भाई पैसे कम से कम खर्च होने पड़े, इसलिए ये सब चीजें बंद करवा रहा। महालवारी की अगर हम बात करेंगे तो कोई मुझे ये बताएगा कि महालवारी जो सिस्टम है ये किसके दिमाग की उपज है, किसका ब्रेन चाइल्ड था ये? हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी, बहुत बढ़िया। हॉल्ट मैकेंजी की ये दिमाग की उपज थी। और उस समय जब ये लागू किया गया था महालवारी सिस्टम, तो उस समय किसका टेन्योर चल रहा था? विलियम बेंटिक का चल रहा था। महालवारी को लागू करने का जो मोटे तौर पे जो समय माना जाता है वो 1830 का माना जाता है। ऐसा नहीं कि 1830 में पहली बार ये शुरू हुआ था, शुरू तो पहले से हो गया था। जब इस विलियम बेंटिक यानी जीजी, उस समय का जो जीजी रहा, उसने मुहर लगा दी कि हाँ ये भी एक सेटलमेंट है और इससे हम काफी खुश हैं। इसको जो आपका नॉर्दर्न प्रोविंसेस है, जो आगरा वाला हिस्सा है, जो पंजाब वाला हिस्सा है, जो कुछ अवध का हिस्सा है,
यहाँ पे आप महालवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करिए और इसमें हमारी सहमति है। तो महालवारी के सिस्टम के समय जो जीजी है उसका नाम रहेगा विलियम बेंटिक। जैसे हमने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम देखा था, स्थायी बंदोबस्त, उस समय जो जीजी था उसका नाम था कॉर्नवालिस। और जब हमने देखा था रैयतवाड़ी सिस्टम के समय कौन जीजी था? रैयतवाड़ी के समय गवर्नर जनरल कौन था भारत का, बताइए। रैयतवाड़ी का जो समय है वो 1820 का है। 1820 में कौन था जीजी? सर थॉमस मुनरो। सर लॉर्ड हेस्टिंग। बढ़िया। थॉमस मुनरो तो उसके दिमाग की उपज थी ये। जैसे भाई आप लोग भूल तो नहीं गए? ऐसा मत करो, मुझे डर लगता है कि आप लोग भूल जाते हो, है ना। हेस्टिंग्स था इस समय। हेस्टिंग 10 साल के लिए जीजी था, 1813 से 1823 तक। रैयतवाड़ी को शुरू किया, किसके दिमाग में आया ये? भाई आप लोग हर काम मोदी जी नहीं करते ना, हर काम जो उनकी ब्यूरोक्रेसी है वो वाले करते हैं। आखिरी में 8 बजे आके मोदी जी बोल देते हैं ये करना है, तो हमें लगता है मोदी जी का आदेश है। नहीं, मोदी ये पूरी जो जो भी निर्णय होते हैं, जो भी स्पीचेस होती है, वो कोई और फ्रेम करता है, तो किसी और के दिमाग के ऊपर रहती है। अल्टीमेटली चेहरा उसका दिखता है जो अथॉरिटी होता है। तो ये रैयतवाड़ी के समय जीजी था लॉर्ड हेस्टिंग्स। रैयतवाड़ी उस का किसके दिमाग की उपज थी? वो था थॉमस मुनरो, जो उस समय मद्रास का गवर्नर था। उसी तरह महालवाड़ी सिस्टम किसके दिमाग में आया था? हॉल्ट मैकेंजी के दिमाग में आया था, और उस समय जीजी कौन था? विलियम बेंटिक। परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी बंदोबस्त किसके दिमाग की उपज थी? जॉन शोर की। लेकिन उस समय जो जीजी था वो कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्लियर हुआ सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये बेंटिक से जुड़ी हुई सारी बातें खत्म हो गई हैं। अगर हम विकिपीडिया वाले पेज में भी देखें तो बेंटिक के बारे में 4 ही बात लिखी हुई है कि बेंटिक के समय आप देख। ये विकिपीडिया का पेज शेयर हो रहा है ना सभी को? इसने बंगाल सती रेगुलेशन लाया 1829 में। ठगी और डकैती सिस्टम, इसने रोक लगाई ठगी सिस्टम को। और मैंने बताया था कि जो कर्नल स्लीमैन था उसने अभियान चलाया हुआ था। मैसूर को इसने अपने अंडर में रख लिया था, और मैंने कब्बन का नाम बताया था, लॉर्ड कब्बन, कि भैया तू जा और देख मैसूर को संभाल। ठीक है, ये भवलपुर एक छोटा सा इलाका था, यहाँ भी वही दिक्कत चल रही थी, घर परिवार में दिक्कत हो रही थी, तो इसको भी इसने एनेक्स कर लिया। कुर्ग, कुर्ग आप देखेंगे कर्नाटका का एक रीजन है, कॉफी के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, इसको भी इसने एनेक्स कर लिया था। सारा खेल वही था कि ये सब छोटी सी प्रिंसली स्टेट्स थी, और यहाँ पे जो घर परिवार का कलह इतना ज्यादा हो गया था कि इन लोग अपना जो मेन काम है, जनता की भलाई, जनता के लिए काम, वो काम ढंग से नहीं कर रहे थे। और बेंटिक ने क्या बोला था? नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी लाई थी कि मैं आप लोगों के घर के मसलों में नहीं घुसूंगा, लेकिन आप लोगों के घर के मसलों की वजह से अगर मेन काम प्रभावित होता है, जनता परेशान होती है, तब मैं आपको वहां से भगा दूंगा, या मैं अपना ऑफिसर भेज के उस जगह पे रूल करवाऊंगा। तो जैसे हमने मैसूर में बोला था, लॉर्ड कब्बन को भेजा गया था कि भैया कब्बन तुम जाओ पूरा मैसूर स्टेट संभालो। ठीक है, तो मैसूर स्टेट मतलब आज का मोटे तौर पे आप समझ सकते हैं कर्नाटका, वैसे मोटे तौर पे कह रहा हूँ मैं, पूरा पूरा कर्नाटका नहीं है। और मैसूर स्टेट की जो उस समय राजधानी हुआ करती थी, वैसे मतलब जो सबसे मेन शहर था वो बेंगलोर था, इसलिए बेंगलोर में बहुत सारे पार्क, बहुत सारे शहर, बहुत सारे इलाके आपको कब्बन के नाम से मिल जाएंगे। तो विलियम बेंटिक का टेन्यूर है 1828 से 1835 वाला। हमने विलियम बेंटिक के बारे में लगभग सारी बातें जान ली है, समझ ली है। तो अभी तक मैंने जो ब्रीफिंग दिया, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? सर
हाँ पूछे। सर वो सती प्रथा वाला सर थोड़ा समझा दीजिए, विलियम बेंटिक के समय से हुई थी ना, थोड़ा उसमें। फिर से पूछिए, आपने क्या पूछा? सर सर वो विलियम बेंटिक के समय से सती प्रथा, वो भ्रूण हत्या पर रोक लगाई गई थी ना सर, वो समझा दीजिए सर। मैं नहीं समझ पा रहा। आप या तो चैट में बता दो या कोई और बता दे क्या पूछना चाह रहे हो। सर वो बोल रहे हैं सती प्रथा पे जो विलियम बेंटिक के टाइम रोक लगाई थी उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। इस पे रोक लगाई थी? सती प्रथा सती प्रथा। अरे सती प्रथा पे अटके हुए अभी तक। क्या सुनना है उसमें, क्या कहानी सुनना है? क्या चीज सती प्रथा में नहीं समझ में आप लोग? ऐसा तो नहीं था कि उस दिन मैं कुछ समझाना चाह रहा था यार, समय खत्म हो गया था। कुछ बता दो ना, आखिरी अपन कहाँ पहुंचे सती प्रथा में, क्या मैं अब समझा रहा था, आखिरी में क्या बोल रहा था? सर पूरा कर दिया था वो तो आपने। हाँ लिखा है सती इसमें। बता रहा हूँ मैं, सती प्रथा में क्लियर करता हूँ। जो भी मन में डाउट हो ना सती प्रथा को लेकर, सब पूछ लेना मुझसे। एक बार में अपन सती सावित्री आज बन जाते हैं अच्छे सब कोई। पहली चीज तो ये जानो, बहुत छोटी सी चीज है लेकिन हम पहले किसी चीज पे विश्वास करते हैं। जैसे हम विश्वास ये करते हैं कि भाई अगर हम रोज पढ़ाई करेंगे, सर की क्लास अच्छे से करेंगे, क्वेश्चन हल करेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। जिस चीज पे हम विश्वास करने लग जाते हैं, धीमे धीमे हमारा उस पे ये हम कहते हैं कि जिस चीज पे हम विश्वास करते हैं, अगर वो अच्छा विश्वास है तब तो बढ़िया है, लेकिन अगर वो बुरा विश्वास है तब वो गलत हो जाता है। तो पहले हम किसी चीज पे विश्वास करते हैं, धीमे धीमे हम उसको रीति बना लेते हैं, रीति। जैसे कि माता पिता कहते हैं ना कि पढ़ाई लिखाई करोगे तभी बड़े आदमी बनोगे, क्योंकि वो भी देखते आए और उसके पहले भी लोगों ने देखते आए हैं कि जो पढ़ाई लिखाई कर रहा था या अच्छा काम कर रहा था वो जीवन में सफल हुआ है। उसके बाद यही रीति जब कई समय तक चलती आती है तो उसे कहा जाता है प्रथा। रीति को कहते हैं रिचुअल, प्रथा को कहते हैं कस्टम। अब जो विश्वास है वो अच्छा बुरा दोनों हो सकता है। अच्छा विश्वास ये है कि भाई अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको फल मिलेगा। धीमे धीमे ये बात इतनी पक्की हो जाती है, अगर तुम गड्ढा खोद रहे हो तो पानी निकलेगा ही। ये हो सकता है आज 50 फीट में कुआं खोदने में पानी निकले या 500 फीट में, लेकिन अगर तुम गड्ढा खोदते रहोगे तो पानी निकलेगा ही। धीमे धीमे ये रीति में जब और ज्यादा लोगों का विश्वास जुड़ जाता है, बहुत सारे लोग इसको फॉलो करने लग जाते हैं, तो ये प्रथा बन जाती है कस्टम। तो कस्टम अच्छे बुरे दोनों हो सकते हैं। तो पहले ये विश्वास आया कि भाई एक सती सती होना अच्छी चीज होती है। अच्छा हाँ, मुझे याद आया मैं कहाँ गाड़ी रुकी थी, मेरी मेरी गाड़ी रुकी थी जौहर में। क्लियर है ना, वो मैं राजस्थान का जौहरपुर बता रहा था। रिप्लाई कर दो। यस सर। तो पहले एक विश्वास आया। विश्वास कैसे बनता है? कोई हमें बात कहे या हम कहीं पढ़े, तो हमारे धार्मिक पुराणों में जो भी किताबें थी उसमें कई सारी बातों को सिद्ध करने के लिए कहानी बताई जाती है। जैसे छोटे बच्चे को रात में सो नहीं रहा तो हम डराते हैं कि नहीं भाई सो जाओ नहीं तो जॉम्बी आ जाएगा, भूत आ जाएगा। ना जॉम्बी है ना भूत है, लेकिन हमने एक कहानी फ्रेम की और उसको लगता है कि हमें सो जाना चाहिए तो रात में कोई हमें पकड़ लेगा। तो धीमे धीमे अगर वो छोटे बच्चे को रोज आप डराने की कहानी सुनाओगे ना, तो बाद में वो बड़ा होके अंधेरे से भी डरेगा, क्योंकि वो धीमे धीमे उसका विश्वास प्रगाढ़ हो जाता है। बाद में अपने बच्चे को ही सिखाएगा कि अंधेरे में मत जाना, भूत पकड़ लेगा। तो हर धर्मों में किसी बात को जस्टिफाई करने के लिए कहानी का उपयोग किया जाता है। जैसे हम रामायण महाभारत को कहते हैं कि महाकाव्य है। रामायण महाकाव्य, जो महाभारत है वो एपिक है, महाकाव्य है। मतलब ये कहना शायद 100% सही नहीं होगा कि राम पैदा हुए थे या कृष्ण पैदा हुए थे। ये एक कहानी के रूप में इसको लिखा गया था, इसमें कुछ अच्छी बातें लोगों को बताई जा रही थी,
कि भैया राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम आपको बनना है, इसलिए माँ बाप की बात माननी है आपको। ये कहानी के रूप में कुछ लेसन्स दिए गए समाज को। धीमे धीमे उस कहानी पे लोगों को इतना बड़ा विश्वास बना कि लोगों ने हनुमान जी से जुड़े हुए कोई लोकेशन ढूंढी और बोला ये हनुमानगढ़ी है, यहाँ पे भीम बैठा था तो ये भीम बैठता है, यहाँ पे राम जी और सीता जी ने रसोई बनाई थी तो ये सीता रसोई है। तो धीमे धीमे हमने उस कहानी से जुड़े हुए लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया या खुद बना लिया। फिर कई सदियों से चला आ रहा है कि नहीं राम जी यहाँ बैठे थे, राम जी यहाँ पे जो भीम लोग थे या फिर जो अज्ञातवास कर रहे थे तो यहाँ पे आग लगा दी गई थी, यहाँ पे द्वारका थी। ये सब धीमे धीमे उस विश्वास को, उस कहानी को सच मानते हुए कई सदियों से लोगों ने उस जगह को जी लिया कि हाँ ये अयोध्या है, यहाँ ये मथुरा है। कहीं ना कोई एपिक है, दुनिया के विश्व के सबसे बड़े एपिक है, मतलब महाकाव्य है। ऐसा एक ऐसी बड़ी कहानी है जो बहुत लंबी है और कहीं कहीं ये बात सच है, कहीं कहीं ये बात गलत भी है, ठीक है, जो भी है। तो पहले हमने कोई चीज को समझाने के लिए कोई कहानी गढ़ी जाती है, उस कहानी को फिर हम सच मानने लग जाते हैं। जैसे एक कहानी गढ़ी गई सती नाम की महिला की, कि भाई एक महिला थी जिसके पति का देहांत हो गया था और वो गई यमराज के पास से अपने पति का प्राण वापस लेके आ गई। तो पहले ये कहानी इसलिए कही गई थी कि जो हमारे हिंदू धर्म में, खासकर हिंदू धर्म में जो शादी होती है वो क्या होता है, एक पवित्र काम होता है, एक तरह का संस्कार होता है। विवाह, पाणी ग्रहण संस्कार, 16 संस्कार की बात की गई है और आखिरी संस्कार होता है अंतिम संस्कार, राम नाम सत्य वाला, ठीक है। तो ये एक तरह का ऐसा बंधन है, कहते 7 जन्मों का बंधन है हिंदू में। लेकिन अगर हिंदू के अलावा अगर हम जो अब्राहमिक रिलीजन की बात करेंगे, अब्राहमिक रिलीजन, इसमें क्रिश्चियन आते हैं, जिसमें इस्लाम आते हैं और जिसमें यहूदी आते हैं या ज्यूज आते हैं। इन धर्मों में अगर हम देखिए, मोटे मोटे यही सब धर्म है, इनमें शादी जो है ना कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें शादी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि शादी हो गई तो जीवन भर कभी टूटेगी नहीं। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, जैसे आप लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, किराए का मकान लेते हुए एक साल यहाँ रहेंगे और वो बोलते हैं 1 साल रहोगे तो अगले साल 10% किराया बढ़ जाएगा, और आप बोलते हैं कि अगर हम यहाँ रहेंगे तो हमें ये चीज मिलनी चाहिए, मतलब एक लिखा पढ़ी हो जाती है। तो इन अब्राहमिक धर्मों में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए आप देखते होंगे कि यहाँ पे आसानी से शादी होती है, आसानी से टूट भी आती है। ट्रिपल तलाक वाला सिस्टम है, यहाँ पे शादी होती है तो लड़के पक्ष वाले लड़की पक्ष को पैसा देते हैं, मेहर देते हैं, और बाद में जब कभी शादी टूटती है तो वो मेहर वापस करनी पड़ती है। तो यहाँ शादी कॉन्ट्रैक्ट, और हमारे यहाँ शादी क्या है, जन्मांतर का बंधन है। अब ये शादी चलती रहे, ये शादी पक्की रहे, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ना हो, इसलिए इस कहानी को बेस बनाया गया कि जो महिला सतीत्व होती है, जो अपने पति से ही के साथ रहती है, पति की बात मानती है। क्योंकि उस समय क्या होता था, उस समय पढ़ाई लिखाई इतनी ज्यादा थी नहीं, पढ़ाई लिखाई इतनी ज्यादा थी नहीं, तो वहां पे ये सब चीजें बड़ी कॉमन थी कि किसी और की वाइफ, या आज भी ये सब चीज कॉमन है, जो गलत चीजें होती हैं, तो तब तो और कॉमन थी। तो ये किया गया कि भाई महिला को अपने पति की तरफ लॉयल होना है। पति का भी ये काम था कि अपनी महिला को, यानी अपने परिवार का साथ दे, खाने पीने की व्यवस्था करे, सब कुछ करे। एक कॉन्सेप्ट बढ़ा गया कि महिला जो अच्छे से अपना जीवन यापन करेगी, पति के साथ रहेगी, तो वो सती कहलाएगी, और उसको अपने पति के साथ स्वर्गलोक में, वैकुंठ में, ताम झाम जहाँ भी है वहां पे उसका जीवन अच्छे से कटेगा। तो मतलब इस लोक के बाद, इस जीवन के बाद जो अगला जीवन है परलोक वाला, वहां भी उनका जीवन अच्छे से रहेगा। और 7 जन्म की बात है, तो 7 जन्म जब लेंगे तो बीच में कहीं ना कहीं तो हॉल्ट लेना पड़ेगा ना, स्वर्ग नरक में, तो वहां भी पति के साथ ही रहना है। तो ये सब कॉन्सेप्ट धीमे धीमे बढ़ा। अब इस कॉन्सेप्ट में फिर ये कहानी जोड़ दी गई। देखो सती कहानी में ये नहीं लिखा था कि सती जली थी और अपने पति के साथ गई थी। इस सती कहानी में एक कहानी और है, आप लोगों ने देखा होगा, जो हमारे भगवान शिव है उनकी कई सारी शादियां हुई हैं। एक शादी हुई थी सती से। तो सती के बारे में ये था कि इनके जो पिता है, इन्होंने जो हमारे शंकर भगवान है उनका अपमान कर दिया था, तो सती जलते हुए कुंड में कूद गई थी और फिर उनके बॉडी में लग गई आग, और शंकर भगवान गुस्से में तांडव नृत्य करते हैं, जिससे पूरी धरती कांप जाती है। फिर विष्णु भगवान उनको बोलते हैं कि भोले बाबा गुस्सा मत करो, आप तो संहारक हो, आप अगर गुस्सा करोगे धरती खत्म हो जाएगी। तो फिर वो गुस्से में सती का जलता हुआ शव लेके, मतलब शव तो नहीं कहूंगा, बॉडी लेकर इस पूरी धरती के चक्कर लगाते हैं। अब उस समय देखिए कहानी में धरती मतलब सिर्फ भारत ही था, तो सती के शरीर के अंग हर जगह गिरे थे, भाई जल रहा था शरीर। तो जैसे आप मैहर की बात करेंगे, सतना जिले में मैहर पड़ता है, वहां पे सती के गले से में जो हार था वो गिरा था, इसलिए मैहर में हार गिरा था। इसका मतलब था माई का हार। माई कौन सी? सती माई का हार। जैसे कहते हैं कि उनका सर जहाँ गिरा था,
वो बन गया आज का वैष्णो देवी। इस तरह इनके शरीर के अंग जहां जहां गिरे थे वहां पे शक्तिपीठ बने हुए हैं, और ये सारे अंग अमूमन पहाड़ियों में ही गिरे हैं। तो ये भी कोई कह दे कि यार सारे अंग क्या पहाड़ी में उस समय गिरे थे, तो पहली चीज तो हमें धर्म के बारे में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करने चाहिए। लेकिन ये सारी कहानियां हैं जिस कहानी को लेकर अब इस सती को इन्होंने इस कहानी में क्लब कर दिया। कृष्ण मतलब शंकर वाली सती का जलना इन्होंने इस सती सावित्री में क्लब करके बोला कि नहीं, इस तरह सती जली थी या उन्होंने आत्मदाह किया था, उस तरह आप अपने पति के साथ जाओ, आत्मदाह करो, और ऊपर जाना यमराज से क्या लेके आना, अपने पति के प्राण लेके आना, दोनों वापस आना, वेलकम, वापस आना अपने घर में। ये तो सच बात है कि भाई जो जल के मर गया वो क्या वापस आएगा। लेकिन देखो इस कहानी और इस कहानी को क्लब करके एक नई कहानी बनाई गई सती वाली, और इस कहानी को ये जो सती वाला कॉन्सेप्ट है इसको जोड़ दिया, मतलब एक तरह से बल मिला जौहर से। असल में जौहर क्या था, जौहर होता था, मैंने आपको बताया था कि जो राजपूत महिलाएं थी, ये कहीं लिखा नहीं था, राजपूत महिलाएं ने मोटे तौर पे 3 बार सामूहिक जौहर हुए हैं राजपूताना में। और एक बार जो आपकी पद्मावत वाला है वो तो है ही है, एक बार इसके पहले हुआ था, एक बार बाद में हुआ था। तो ये जौहर में क्या था, ये सामूहिक एक तरह से कहते हैं कि सोसाइटी था, और इसमें एक बहुत बड़ा अग्नि का कुंड बनाया जाता था और सारी महिलाएं इसमें कूद जाती थी। और जौहर होने से पहले शाका होता था, मतलब जब इनके पति को, इन महिलाओं के पति को लगता था कि भाई इस युद्ध में हम जा रहे हैं, ये हमारा आखिरी युद्ध है, इस युद्ध में हम मारे जाएंगे, लेकिन राजपूतों में ये था कि अगर मर भी रहे हैं तो लड़के मरेंगे, तो ये शाका होता था। आप लोगों ने देखा होगा शायद वो पद्मावत वाली फिल्म में कि वो जो अपना हीरो है, क्या नाम है उसका, कौन था हीरो पद्मावत सर मूवी में? शाहिद कपूर। शाहिद कपूर, हाँ, वो बगैर तिलक उलक लगा के साफा पहन के जाता था, तो वो आखिरी में शाका करने जाते हैं, और ये भी मरेंगे इनको पता है। और जब जब ये मरेंगे तो जो दुश्मन है कल को फिर इनके किले की ओर आएगा, और किले में क्या मिलेंगी, रानियां मिलेंगी, और रानियों के साथ वो गलत व्यवहार करेगा। क्योंकि मैंने बताया है कि अगर वॉर में एक बात कही जाती थी कि जिसने आपने जिसको हराया, अगर आपने उसकी पत्नी को, उसकी माँ को, या मतलब जो भी फीमेल है उनको अगर कब्जा कर लिया, तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपने हाँ युद्ध अच्छी तरह जीता है। ये मतलब जानवरों वाली मेंटेलिटी है, लेकिन आज भी चलती है। वॉर क्राइम्स में ये भी होता है कि जब भी आप देखते हैं कहीं वॉर होता है तो महिलाएं सबसे ज्यादा या बच्चे बहुत ज्यादा सफर करते हैं। तो इनको पता था कि जब ये अलाउद्दीन खिलजी यहाँ घुसे उसके पहले ही हमको यहाँ पे जौहर कर लेना है। तो इन लोगों ने सामूहिक अपने मन से किया था, इन लोगों ने कोई कथा या कहानी से इंस्पायर नहीं हुए थे, क्योंकि इनके पास कोई चारा नहीं था। भाई मरना है, सब कोई नस काटेंगे, गला काटेंगे, इससे अच्छा सब एक बार में कूद जाओ, कुंड बनाते। तो इस जौहर को फिर इसमें दिखाया गया, देखिए जब रानियां ऐसा कर सकती हैं जौहर, तो आप क्यों नहीं कर सकती। तो ये जो सती प्रथा है, मैंने बोला ना प्रथा, पहले विश्वास था, पहले विश्वास आया, एक कहानी से विश्वास आया कि हाँ ऐसा होता, धीमे धीमे रीति बन गई, हर जगह इस कहानी का पार्ट होने लगा। जैसे एक पूजा होती है ना, कौन से भगवान की होती है, सत्यनारायण भगवान की कथा जो होती है, उसमें एक नॉर्मल कहानी है कि भाई प्रसाद नहीं दिया तो उसका जहाज डूब गया, कलावती लीलावती ताम झाम जो भी है। तो बार बार जब इस तरह की कहानी होती है तो दिमाग में वही बैठ जाता है कि नहीं नहीं प्रसाद देना जरूरी है, प्रसाद नहीं लेंगे तो हमारा जहाज डूब जाएगा, हमारी साइकिल की हवा निकल जाएगी, कुछ भी जो भी। तो धीमे धीमे विश्वास जो होता है, धीमे धीमे जो विश्वास होता है वो रीति बनता है, और सब लोगों में ये बात फैलती है, फिर वो प्रथा बन जाती है। फिर बोलते हैं नहीं ये प्रथा तो हमारे धर्म से जुड़ी हुई है। असल में कहाँ लिखा था तुम्हारे धर्म में जुड़ी है, लेकिन नहीं, लोगों ने मान लिया। और जब भीड़ बोलती है, जब मासस बोलते हैं, तो मानना भी पड़ता है। अब गलती ये होगी, सती जो प्रथा थी गलत, इसे हमने क्या बोलना चाहिए, कुप्रथा। ये कुप्रथा थी, गलत प्रथा थी। भाई पढ़ाई करेंगे तो सिलेक्ट होंगे, ये अच्छी प्रथा है, लेकिन किसी को मार दो फिर बोलो कि मरने के बाद वाना, ये तो गलत प्रथा है। अब दूसरी बात, अब ये तो आपको समझ में कि सती प्रथा का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। अब सवाल ये है कि ये कॉन्सेप्ट मुस्लिम में क्यों नहीं आया। असल में मैंने बोला कि हम जो जमीन है वो जमीन जो है फिक्स रिसोर्सेस है। आज अगर आप देखो तो 29%, मोटे तौर पर 29% मेरे पास जमीन है। अगर 29% जो जमीन है पूरी उपजाऊ तो है नहीं, इसमें से बहुत कम ऐसी जमीन है जो उपजाऊ है, जहाँ पे आप पानी डालो, बीज डालो, खाद डालो और उसमें फसल हो जाती है। तो जो उपजाऊ जमीन है उसी की बहुत कीमत है। अब उस समय यानी आज से 300-500 साल पहले, आज की भी बात हम कर ले, तो जो मान लो पिता है, जो फादर है, उसके पास मान लो जमीन है 4 एकड़ जमीन है। अब उसके 4 बच्चे हो गए, ए, बी, सी और डी। तो ये 4 एकड़ अब कितने में होगी, सबको 1-1 एकड़ मिली।
अब इसके भी 2 बच्चे, इसके भी 2, इसके भी 2, तो धीमे धीमे जमीन जो है ना बहुत छोटे छोटे टुकड़े में बटे आ रही, बहुत छोटे छोटे टुकड़े में बटे आ रही, क्योंकि जमीन तो फिक्स है, जमीन तो फिक्स है। और उस समय आज से 300 साल पहले जब मैंने आपको परमानेंट सेटलमेंट के बारे में बताई रहा, तो मैंने बोला उस समय ऐसा नहीं होता था कि ये मेरी जमीन है, ये मेरी प्लॉट है, ये मेरी रजिस्ट्री है, ये इसका मेरे पास पट्टा, ऐसा कुछ था ही नहीं। जमीन राजा की होती थी और जो उसमें खेती कर रहा है वो उस पे उसका अधिकार होता था कि भाई तू यहाँ पे खेती करता है, तो यहाँ पे हल जोतता है, तो इसकी उपज में कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में तू देगा, बाकी तो अपने खाने खर्चे के लिए रख ले। तो ऐसा था नहीं कि ये फादर अपने जीते जी इस 4 एकड़ को 400 एकड़ कर ले, ऐसा तब था ही नहीं। जिसके हिस्से में जो जमीन आ रही थी वही अपने बच्चों में बट रही थी। धीमे धीमे जमीन के टुकड़े हो गए बहुत छोटे। अब जब जमीन का टुकड़ा बहुत छोटा है तो उसमें उपज भी कम होगी, जब उपज कम होगी तो भाई उसमें बहुत बड़ा हिस्सा तो हमें टैक्स के रूप में देना है। आपने देखा है महालवाड़ी, परमानेंट सेटलमेंट, ये सेटलमेंट चल ही रहे हैं जो भी, वो घर भी पालना है। अब ऐसा तो है नहीं कि इस समय तक आते हुए जो रमेश सुरेश है वो अपने यहाँ एक ही बच्चा करेगा, तब भी वो 4 ही बच्चे करेगा, ठीक है। तो बच्चे की संख्या कम नहीं हो रही, मगर जमीन के टुकड़े कम होते जा रहे हैं। तो इस बीच में मान लो कोई लड़का मर गया, तो ये इनके लिए खुशी की बात होती थी क्या, चलो यार अपन 4 भाई हैं, 2 भाई मर गए, चलो अब जमीन के 2 ही टुकड़े होंगे। लेकिन फिर ये था कि नहीं नहीं, उसकी जो विधवा है वो बैठी है, वो हिस्सा मांग लेगी। इसलिए बोला कि यार ये अपनी जमीन के टुकड़े को बचाने के लिए, ये अपना शेयर बढ़ाने के लिए सती सती चालू करो। तो ये हर घर की कहानी थी, ये हर घर की कहानी थी, खासकर हिंदू सिस्टम में। क्योंकि अब आप बोलेंगे सर मुस्लिम सिस्टम में ऐसा क्यों नहीं था, क्योंकि जो मुस्लिम सिस्टम था या जो इस्लाम वाले थे, पहले तो इनकी आबादी बहुत कम थी, इनकी आबादी बहुत कम थी। लेकिन इन लोग, हम देखेंगे कि जो दिल्ली में लगभग 800 साल तक इनका रूल था, तो इन लोगों के पास काफी अच्छे और ये जो धर्म के लोग थे लड़ाके होते थे। लड़ाके मतलब ये लड़ाई झगड़ा नहीं कहना, नहीं मतलब वॉर वाले काम में, लड़ाई वाले काम में ज्यादा पारंगत थे। तो ये लोग अमूमन सेना में चले आया करते थे। और भी इन अच्छे आर्टिसंस हुए हैं, ये अच्छे गीतकार हुए, संगीतकार हुए हैं, अच्छा डांस करते थे। तो आर्ट एंड कल्चर इनका बहुत बढ़िया था, मुस्लिम लोगों का, लड़ाई अच्छी करते थे। तो ये अमूमन जो राजा की सेना होती थी, छोटा बड़ा हर राजा की सेना में चले जाते थे। तो इन लोगों को जमीन का रोना ही नहीं था, बकायदा सैलरी मिल रही थी, घर बढ़िया चल रहा था। अभी 10 बच्चे हो या 20 हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि इनकी सैलरी थी। तो जब इनकी सैलरी थी तो इनके को, और इनका जो सिस्टम भी आया था उसमें ऐसा था भी नहीं कि शादी है वो 7 जन्मों का बंधन है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट था। और वहां पे एक ने 4 से शादी की, 5 से की, ये चल ही रहा था। तो यहाँ पे ऐसा था ही नहीं कि भाई एक मर गया तो उसकी वाइफ को हिस्सा नहीं मिलेगा। यहाँ पे हिस्से वाला कुछ काम ही नहीं था, क्योंकि लैंड तो इनके पास था ही नहीं, और हिस्से में मोटे तौर पर लैंड ही बिक रहा था। उस समय ऐसा था नहीं कि सबने एफडी करा के रखी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, या सबने शेयर खरीद के रखे हैं। सारा खेल तो जमीन का था, इनके पास जमीन थी नहीं। तो यहाँ पे ऐसा था कि भैया सब अपने घर में खुशहाली तरह से रहते थे। जैसे लड़का बड़ा होता था वो राजा की सेना में ज्वाइन हो जाता था और सब कुछ चल रहा था। तो मुस्लिम सिस्टम में ये कॉन्सेप्ट आया ही नहीं कभी, क्योंकि यहाँ पे जमीन का रोना ही नहीं था कभी। दूसरा, इनकी आबादी भी कम थी और इनको जॉब अच्छी से मिल जा रही थी, ये पढ़ने लिखने में भी अच्छे थे। मतलब उस समय ऐसा नहीं था कि आईआईटी क्रैक कर रहे थे, पीएससी निकाल रहे थे, मतलब भाषाओं के अच्छे जानकार थे और इनकी तालीम अच्छी होती थी, ठीक है। और यहाँ पे हम ये देख रहे थे कि जो हिंदू का बच्चा था वो उसका बाप पैदा होते ही बोलता है बेटा ये है हल, इसको जोतना शुरू कर दे, ठीक है, ये है हंसिया, इससे काटना शुरू कर दे। मतलब मोटे तौर पर इनको यही काम थे। ताकि मोस्टली हिंदू जो थे, मोस्टली उनका ये काम था कि हमें फार्मर्स, और उस समय जो फार्मर था, जो किसान था, वो सबसे अमीर आदमी था भाई, टैक्स पे कर रहा था वो। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हिंदू में इसलिए ज्यादा चला। कि सती प्रथा वाला क्यों, क्योंकि धीमे धीमे जमीन के टुकड़े हो रहे थे कम और बच्चों की संख्या बराबर थी। बच्चे थे तो शादी भी होगी, शादी भी होगी तो फिर उनके भी बच्चे होंगे। और इस बीच में उस समय हेल्थ सिस्टम तो इतना था ही नहीं अच्छा, आज भी इतना अच्छा नहीं 2021 में, तब की बात ही क्या करें। तो उस समय 20, 22, 25 साल एवरेज एज हुआ करती थी। किसी को स्मॉल पॉक्स हो गया वो मर गया, किसी को मतलब डायरिया हो गया वो मर गया, किसी को पीलिया हो गया वो मर गया, किसी को मलेरिया हो गया वो मर गया। तो बस ऐसे ही भगवान याद कर लेता था। और उसके चक्कर में फिर ये बोला कि भाई इसके पीछे इसकी वाइफ रहेगी तो वो कल को झगड़ा करेगी, इसको भी भेज दो सती का नाम लेकर। तो ये सती प्रथा जो कुप्रथा थी वो हिंदुओं में इसलिए ज्यादा फ्लरिश हुई, क्योंकि यहाँ सारा खेल जमीन का था, यहाँ सारा खेल जमीन का था। और इन लोगों ने उसको जस्टिफाई किया कि भाई ठीक है, कुछ लोगों ने बोला ठीक है आप धर्म की बात नहीं मानते हो, आप सती को नहीं जानते हो, आप शंकर भगवान वाली सती को नहीं जानते हो, लेकिन आप जौहर तो देख ही रहे हो। उस समय मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नाम से किताब भी लिख दी थी, उसने बताया था कि रानी पद्मिनी ने लगभग 1000-1500 महिलाओं के साथ जौहर किया था। तो बोलते थे ठीक है
अभी के तो जौहर मान लो, ये भी तो जौहर है, ये इसको, और राजपूतों में इसको और जौहर मतलब इसे हम कहेंगे सामूहिक सती, सामूहिक सती को जौहर कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जौहर में उसके उनके पति की चिता नहीं है, उनके पति तो रणभूमि में मर रहे हैं, ये यहाँ पे सामूहिक रूप से कूद रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, चिता के साथ उसको बैठा रहे थे। दूसरा, हिंदू में ये भी था कि जो लड़कियां हैं वो पराया धन है, इनकी जल्दी शादी कर दो, तो 8-9 साल की उम्र तक तो लड़कियां मैक्सिमम हो गई, इनकी शादी कर दो। और उस समय ये था कि भाई बस आदमी होना चाहिए, भले वो 80 साल का है, अगर वो आपके घर आ रहा है बोल रहा मुझे शादी करनी, 9 साल की बेटिया की शादी कर दी आपने 80 साल के बुढ़े से, वो कितने साल जिएगा? तो जब जब वो मरेगा बुढ़ा 50-60 साल वाला, तो उसके पहले भी उसकी 8-10 बीवियां थी, उसके भी उसके बच्चे थे। तो लोगों को लगा कि अब ये जो 9 साल की औरत आई है, मतलब बच्ची आई है, अब अगर ये रह जाएगी तो कल को इससे कोई बच्चा हुआ, ये मान लो बच्चा नहीं भी हुआ, ये अगर घर में तो इसको भी हिस्सा देना पड़ेगा, और सारा खेल तो जमीन का था, तो एक हिस्सा और क्यों बढ़े? तो फिर यहाँ तक कि सती प्रथा जो ऐसी नहीं थी कि ये सिर्फ पुरुष लोग ही इसको बल दे रहे थे, घर की महिलाएं भी इसको बल दे रही थी। जैसे मान लीजिए मिस्टर ए है, इसकी 3 वाइफ है, 1 2 3, और एक चौथी वाइफ ये ले आया छोटी उम्र वाली, तो ये तीनों सोच रही थी इसको भगाओ यार, कम से कम अगर ये रहेगी तो हमारे बच्चों का हिस्सा कम हो जाएगा। जैसे कि हमने रामायण में भी देखा है, कैकेयी भी तो उसकी वाइफ थी दशरथ की, फिर भी उसने राम को जब को वनवास क्यों भेजा, क्योंकि ये रहेगा तो कल को दशरथ का दिमाग पलटेगा और भरत को बोलेंगे भाई तू गद्दी से हट, राम बैठेगा, इसलिए राम को बाहर ही भेज दो 14 साल के लिए, न राम रहेंगे न राम की याद आएगी, और भरत हमारा 14 साल तक बैठा रहेगा। तो ये तो जब रामायण महाभारत में हुआ तो आम घर की बात है। तो ये मोटे तौर पे कॉन्सेप्ट था सती प्रथा का। क्लियर हो रहा है सभी को? जी सर। जी सर। अब आप लोगों के मन में कोई शंका हो सती प्रथा को लेकर, वो पूछ ले, कोई भी शंका हो। दूसरा, एक बात और, हिंदू धर्म में पुनर्विवाह की बात ही नहीं थी। एक बार विधवा हो गई मतलब तुम तो पापिन हो यार, तुम विधवा कैसे हो गई, तुम्हारे होते हुए तुम्हारा पति मर गया, तुम दूसरी शादी कैसे कर सकती हो? विडो रीमैरिज की तो बात ही नहीं थी। तो जब तुम दूसरी शादी कर ही नहीं सकती, तुम्हारा पति है नहीं, जब शादी नहीं करोगे तुम्हारा घर नहीं बसेगा, तुम्हारा पति है नहीं, तुम करोगे क्या इस जीवन में? जाओ पति के साथ जाओ, वहीं जाओ अपने गृहस्थी बनाओ ऊपर स्वर्गलोक में। ये भी था, पुनर्विवाह का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, क्योंकि मैंने बोला एक बार शादी हुई तो 7 जन्म तक शादी है, इस जन्म में तो पति मर गया तुम्हारा, अभी 6 जन्म बाकी है, तो नए आदमी के साथ कैसे शादी हो सकती है तुम्हारी? एक काम करो, पति के साथ ही निकल लो, फिर अगली बार जब पैदा हो ना तो दूसरे जन्म में फिर शादी करना, फिर करना ऐसे। ये भी था, क्योंकि विधवा पुनर्विवाह को तो मान्यता ही नहीं मिली हुई थी। एक तो विधवा हो गई, ऊपर से ये शादी भी करना चाह रही, घोर घोर पाप, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। ये भी कॉन्सेप्ट था। कल को ये मान लो जिंदा रह गई, फिर इसने किसी से शादी कर ली, तो समाज वाले लोग हमारे घर में आके बोलेंगे भाई तुम अपनी बहू को संभाल नहीं पाए, वो चली गई उसके साथ, शादी हो गई उसकी। इन सब के चक्कर से बोला टंटा ही खत्म करो, इसको बैठाओ इसके पति के साथ और भेजो, यहाँ रहेगी तो दिक्कत ही फैलाएगी। और दूसरा एक कॉन्सेप्ट चलता था कि घर की इज्जत महिला के शरीर से, यानी घर की जो इज्जत है, द डिग्निटी ऑफ होम फ्लोज टू द बॉडी ऑफ फीमेल, ऐसा एक कॉन्सेप्ट था कि घर की इज्जत महिला के शरीर से में बहती है, और उसके ये रहेगी तो दिक्कत होगी, इसलिए भैया इसको भेजो। सर यहूदी किन्हें कहा जाता है? यहूदी मतलब ज्यूज लोग, जो इजराइल में लोग हैं ना उन्हें यहूदी कहा जाता है। ज्यूज जुडाइज्म वाले, इसराइल मतलब यहूदी लोगों की बात। ठीक है सस्ती, हाँ इजरायली, मोटे तौर पे इजरायली जो है वो ज्यूज है। और किसी कोई डाउट सती को लेकर? नो सर। तो मोटे तौर पे सारा खेल जमीन का था, जमीन थी फिक्स, धीमे धीमे जमीन हो जा रही थी कम, घर में हिस्सेदारी हो रही थी, बट रहे थे। तो फिर इन लोगों ने धर्म का चोला पहनाया कि धर्म से ऐसा कुछ बात उठाओ, क्योंकि धर्म में जितनी भी किस्से कहानियां उन सबका मेन कॉन्सेप्ट क्या है? मोरल सीख देना, आपको नैतिक ज्ञान देना।
हर कहानी का आखिरी में सीख होती थी। तो और जब हमने भगवान को उससे जोड़ा तो भाई उसमें आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते भाई भगवान ने ऐसा किया तो या भगवान के समय ऐसा हुआ है। अल्टीमेटली उसको जस्टिफाई किया कि नहीं जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं। भले तुम्हें अभी जलने में दर्द होगा, तुम्हें जलने में तड़प महसूस होगी, तुम्हें बहुत अजीब लगेगा, फिर भी तुम ध्यान रखो तुम्हारे भले के लिए है। तुम्हारा पति तो जा ही चुका है, तुम भी उसके साथ जाओ, अभी 6 जन्म और रहना है तुम्हें उसके साथ। 7 जन्म का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये सब ज्यादा ऑफेंड मत होना। धर्म के बारे में अपन को कभी क्वेश्चन नहीं करना है। धर्म का मूल उद्देश्य ये है कि अच्छी सीख दी जाए, लेकिन कभी कभी उस सीख के चक्कर में जो पीछे कहानी चलती है ना, वो कहानी को लोग सच मान लेते हैं और उसके चक्कर में फिर हम लोग अपना वर्तमान अपना प्रेजेंट खराब कर देते हैं। जैसे सती प्रथा पे रोक 1829 में लग गए थे, लेकिन आखिरी जो केस था वो शायद 1994 तक में हमें दिखा था। राजस्थान में एक विधायक थे, वो मर गए तो उनकी पत्नी ने सती कर ली, लेकिन ध्यान रखिए उस विधायक की पत्नी ने स्वेच्छा से सती किया था। स्वेच्छा मतलब खुद ही बैठ गई थी सती उस दिन चिता में कि नहीं नहीं अब मेरे पति जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगी। लेकिन इस समय जो सती हो रही थी तो 10 में से 1 या 2 महिलाएं खुद स्वेच्छा से करती थी, बाकी लोगों को जबरदस्ती बैठाया जाता था कि बैठो, और डंडा रखते थे बड़ा बड़ा कि जैसे ये उठने को करिए डंडा मार के इसको गिरा देंगे, इसको फिर से चिता में गिरा देंगे। ठीक है, क्योंकि ये भाई प्रथा है और ये हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है। इसलिए सती प्रथा को इतना बूस्टअप मिला और सारा खेल था जमीन का कि हिस्सा हिस्सा कम से कम बांटना पड़ा। डाउरी का सिस्टम, जल्दी लड़कियों को शादी करने का सिस्टम, सारा खेल यही है। सब सब सारा खेल जमीन को लेकर है, क्योंकि उस समय तक आज से 300 साल पहले मनी की इतनी वैल्यू नहीं थी जितनी जमीन की वैल्यू थी। तो जिसके पास जितनी जमीन रहेगी उतना ज्यादा वो उपज ले पाएगा, ईल्ड ले पाएगा, और जितनी अच्छी उपज होगी उतना उसके घर में उसके लिए बचेगा खाने को, और टैक्स देने के बाद भी वो समृद्ध व्यक्ति रहेगा। क्योंकि उस समय बार्टर सिस्टम चलता था कि भाई अनाज के बदले अनाज या अनाज के बदले और भी कोई चीज। तो क्लियर हुई आज की ब्रीफिंग आप लोग? यस सर।